संविधानवाद क्या है? यह एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है, जिसका संचालन कानूनों एवं नियमों द्वारा किया जाता है, व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जाता। यह लोकतांत्रिक भावना और व्यवस्था पर आधारित रहता है। इसमें शक्तियों से केंद्रीकरण और निरंकुश संप्रभुता को कोई स्थान नहीं दिया जाता। फिर उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए और 13 दिसंबर को प्रस्तुत किए गए संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को अपनाई गई उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन का समाहित किया गया था। फिर उद्देश्य प्रस्ताव में प्रत्याभूत स्वतंत्रता के क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, भ्रमण और संगठन के बनाने की स्वतंत्रता। फिर संविधान सभा के उन महत्वपूर्ण सदस्यों का नाम उल्लेख करें जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, के एम मुंशी, अल्लादी, कृष्ण स्वामी अय्यर, बी एन राव, एस एन मुखर्जी। संविधान सभा में मुंशी अयंगर सूत्र क्या है? संविधान सभा में गोपाल स्वामी अयंगर के और के एम मुंशी ने राजभाषा हिंदी के लिए एक फॉर्मूला बनाया, जिसके आधार पर भारत की राजभाषा हिंदी को स्वीकार किया गया। इसे मुंशी अयंगर सूत्र कहते हैं। देवनागरी लिपि एवं अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप स्वीकार किया। यह अनुच्छेद 343 का आधार बना। फिर भारतीय संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या प्राप्त किया है? तो प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, अभियोग और उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता। फिर किन्हीं ऐसे 4 संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख कीजिए जिनमें संविधान हेतु संसद के विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, जीएसटी। फिर केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन। फिर 7वीं अनुसूची से संबंध कोई विषय, सांसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, अनुच्छेद 368 से है। फिर संविधान का 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो वर्ष 2016 को लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को हुआ। 101वां संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से संबंधित है, जो केंद्रीय राज्यों का एक समेकित कर है। अनुच्छेद 269 ए द्वारा जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 269 ए को जोड़ा गया। फिर 128वें संविधान संशोधन बिल पे बताइए। तो यह नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया। नए अनुच्छेद 330 ए 332 से जोड़े जाएंगे और 239 ए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षण। फिर अनुच्छेद 334 से आरक्षण की शुरुआत इस विधेयक के लागू होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रावि होगा। जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा। फिर 105वां संविधान संशोधन, तो पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल किया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 341 में अनुच्छेद 342 ए के खंड 1-2 में संशोधन, राज्य सरकारें ओबीसी की राज्य सूची बना सकती है और संशोधन के तहत नवीनतम राज्य सूची को पूरी तरह से राष्ट्रपति के दायरे से बाहर कर दिया और इसे राज्य विधानसभा द्वारा अधिसूचित किया गया। शक्ति 102वें संविधान संशोधन में केवल
केंद्र को दे दी गई थी, उसे वो पुनः पुनः लौटा दी गई। तो 102 के संविधान संशोधन की शक्ति जो 100 केंद्र को दी थी, उसको पुनः लौटा दी गई। फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा क्या परिवर्तन किए गए? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21 के राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करेगा। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु बदली गई। सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। फिर अनुच्छेद 51 के नया मूल कर्तव्य जोड़ा गया जो प्रदान करता है कि माता पिता या संरक्षक हो वे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेंगे। फिर संविधान की आधारभूत संरचना क्या है? संविधान में निहित प्रावधान जो संविधान के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करते हैं। ये प्रावधान संविधान के संशोधन द्वारा नहीं हटाए जा सकते। ये प्रावधान इतने महत्वपूर्ण है कि इनमें नकारात्मक बदलाव संविधान के सार तत्व नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। यह केशवानंद भारती केस 1973 में प्रस्तुत किया गया। इसमें संविधान की सर्वोच्चता, कानून का शासन, न्यायिक पालिका की स्वतंत्रता, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, संघवाद जैसे सिद्धांत आते हैं। केशवानंद भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित संविधान के मूलभूत ढांचे की कुछ 4 तत्व लिखिए। केशवानंद भारतीवाद में 1973 में उच्चतम न्यायालय ने निम्न तत्वों को मूलभूत ढांचों के तत्व घोषित किया। संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की भी शक्ति बंटवारा, फिर गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, संविधान की संप्रभुता व एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। फिर उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदेशों पर जोर दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव में आजाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा पेश की गई थी। इस प्रस्ताव के माध्यम से उस फ्रेमवर्क को प्रस्तुत किया गया था जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाना था। यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था और नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था। यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यक, पिछड़े जनजाति, दलित, अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किए जाएंगे। भारत के संविधान में उद्देशिका में लिखित बंधुता को स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर ना माने। बंधुता जो देश की एकता, अखंडता को बढ़ाए तथा व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करे। इसे फ्रांस के संविधान से लिया गया था। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्ष शब्द की परिभाषा दें। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित नागरिकों को एक किसी भी धर्म विशेष को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक धर्म नहीं। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद शब्द की परिभाषा दीजिए। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में सम्मिलित समाजवाद शब्द का तात्पर्य समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ ही होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हों। फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रताएं उल्लेखित की गई हैं कौन कौन सी? तो विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। फिर संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित आर्थिक न्याय को निहितार्थ स्पष्ट कीजिए। आर्थिक न्याय आर्थिक कारकों के आधार पर लोगों के बीच गैर भेदभाव को दर्शाता है। इसमें धन्य आय और संपत्ति में स्पष्ट असमानताओं को समाप्त करना शामिल है। डीपीएसपी का अनुच्छेद 39 आर्थिक न्याय को संविधान की मूल संरचना के रूप में परिभाषित करता है। फिर इसका हम वो पढ़ लेते हैं एक बार उद्देशिका।
तो भारत का संविधान की उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय फिर विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता और प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो बंधुता हो गई कौन सी, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता वाली। फिर समान समता हो गई कौन सी, प्रतिष्ठा की और अवसर की समता। स्वतंत्रता हो गई किसकी, विचार की अभिव्यक्ति की विश्वास की धर्म की और उपासना की। और न्याय कौन सा है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। और हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा व प्राण क्यों है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा दर्शन दर्पण प्राण प्रेरणा आदि संज्ञाएं दी गई है क्योंकि यह दार्शनिक दस्तावेज है जो संविधान निर्माताओं के मनोयोग भारतीय संविधान के मूल तत्व देश के दर्शन की चर्चा करता है। भारतीय संसद को बिना शक्ति प्रदान किए संसद हेतु पथ प्रदर्शक है। फिर भारत में एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इससे संबंधित संवैधानिक उपबंधों का उल्लेख करें तो अनुच्छेद 52-62 राष्ट्रपति का पद व संबंधित अन्य प्रक्रियाएं, अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 79, 80, 81 संसद का गठन लोकसभा व राज्यसभा की संरचना। फिर अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार, अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन आयोग और संबंधित कार्य। भारतीय संविधान की नवी अनुसूची क्या है, तो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया, यह भूमि सुधारों को लागू करने में होने वाली न्यायिक बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया था। राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण तथा भूमि सुधार से संबंधित कानूनों का उल्लेखित किया गया है। फिर पृथक्करणीयता का सिद्धांत क्या है, यदि किसी अधिनियम का कोई भाग असंवैधानिक या मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो अधिनियम के मूल उद्देश्य को समाप्त किए बिना अधिकारों से असंगत वाला भाग ही असंवैधानिक घोषित किया जाएगा, संपूर्ण अधिनियम नहीं। मुंबई राज्य बनाम बलसारा बाद में इस सिद्धांत को लाया गया था। फिर संविधान के अनुच्छेद में उल्लिखित विधि का अर्थ क्या है, तो संविधान से विधि संविधान से पहले सभी विधियां जो राज्य अगर कोई विधि बना, संविधान से पहले सभी विधियां, फिर राज्य अगर कोई विधि बनाता है, फिर विधि के अंतर्गत कोई अध्यादेश आदेश उपविधि नियम विनियम और अधिसूचना रूढ़ि या प्रथा है। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति क्या है, तो प्रारंभ में भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 19(1)(f) तथा अनुच्छेद 31 में वर्णित मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर भाग 12 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया। फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित स्वतंत्रता का उल्लेख करें तो न बोलने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराना, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुंचने का अधिकार, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कोई भी भौगोलिक सीमा नहीं, सोशल मीडिया पर बोलने की आजादी, खेलों में भागीदारी। फिर संविधान द्वारा प्रदत्त वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है, संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। मूल संविधान में यह आयु 21 वर्ष थी, जिसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा 18 किया गया। फिर अनुच्छेद 17 में उल्लिखित अधिकार को लिखें, अस्पृश्यता का अंत किया जाए, उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाए, अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की परिधि में कौन कौन से अधिकार शामिल हैं,
तो आजीविका का अधिकार, भोजन, पानी, शिक्षा, चिकित्सा देखरेख और आश्रय का अधिकार, बंदी को जीवन की मूल आवश्यकताओं का अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, शिष्ट और गरिमापूर्ण जीवन के किए जाने के अधिकार, एकांतता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, निद्रा का अधिकार, निजता की स्वतंत्रता, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, उचित जीवन बीमा पॉलिसी का अधिकार, अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार। फिर अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किन आधारों द्वारा युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है? तो राज्य की सुरक्षा, शिष्टाचार एवं सदाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, भारत की संप्रभुता व अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार, लोक व्यवस्था, अपराध या उद्दीपन। फिर अनुच्छेद 22 के अपवाद बताएं। तो तत्, समय, शत्रु, अन्य देशीय, निवारक, नजरबंद में गिरफ्तार व्यक्ति। फिर भारतीय संविधान में अभियुक्तों एवं आरोपियों को प्राप्त अधिकारों का उल्लेख करें। किसी भी व्यक्ति को एक अपराधी के लिए एक बार से ज्यादा सजा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा और किसी भी व्यक्ति को समय अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। गिरफ्तारी से संरक्षण हेतु संविधान द्वारा बंदी व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार बताए। तो अनुच्छेद 22 के तहत व्यक्ति को बंदी बताने का कारण जानने का अधिकार होगा। उसे समय के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा और 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सामने पेश किया जाना आवश्यक है। उत्प्रेषण रिट से क्या समझते हैं? संविधान में अनुच्छेद 32(2) में 5 प्रकार के रिटों का उल्लेख है जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करती है। उत्प्रेषण रिट उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है, कार्यपालिका के विरुद्ध भी, यदि निम्नतर न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करता है। इसके अंतर्गत उच्चतर न्यायालय मामले को अपने पास मंगवाता है और सुनवाई करता है। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? नियंत्रण के संदर्भ में प्रतिषेध व परमादेश रिट का अंदर, तो इनको हटाओ। फिर है कौन सा नीति निदेशक तत्वों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो शासन हेतु आचार संहिता और लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, शासन के मूल्यांकन का आधार, संविधान की व्याख्या में सहायक, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। फिर सामंजस्य पूर्ण निर्माण का सिद्धांत क्या है? सामंजस्य पूर्ण निर्माण शब्द का तात्पर्य एक ऐसे निर्माण से है जिसके द्वारा किसी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बीच सामंजस्य व एकता स्थापित की जाती है। केरल शिक्षा विधेयक 1951 के मामले में तथा मिनर्वा में मामले में डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के बीच इस सिद्धांत को माना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में उल्लिखित पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रावधानों की गणना कीजिए। तो भारत के उच्च, ये बताता हूं मैं, ये तो आ चुका है। फिर 2016 में ये पब्लिक ट्रस्ट क्या है? तो MC मेहता बनाम कमलनाथ वाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के संदर्भ में पब्लिक ट्रस्ट का सिद्धांत प्रतिपादन किया। कहा कुछ संसाधन जैसे हवा, समुद्र, पानी, जंगल आदि का महत्व इतना है, इतना अधिक है कि इन्हें निजी स्वामित्व का विषय बनाना अनुचित होगा। अतः 48A के तहत राज्य जनता द्वारा उपभोग की जाने वाली सभी प्राकृतिक संसाधनों का न्यासी होता है। समान नागरिक संहिता क्या है? सभी पंथों के लिए समान सिविल कानून होना समान नागरिक संहिता की मूल भावना है, जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति अधिग्रहण अधिकार। फिर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 44 नीति निर्देशक तत्व में UCC को रखा गया है। भारत में वर्तमान में सिविल कानून समान नहीं है। गोवा एकमात्र राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। हाल ही में उत्तराखंड में भी लागू किया गया। फिर विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? तो विधि का शासन वह सिद्धांत है जिसके द्वारा समाज के सभी सदस्यों को समान रूप से सार्वजनिक रूप से प्रकट किए गए कानूनी कोड और प्रक्रियाओं के अधीन माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक जैसे कई विचारकों ने इसकी महत्ता बताई है। भारतीय संविधान एवं शासन तंत्र विधि के शासन से संचालित है। यह अनुच्छेद 14 के तहत वर्णित है और डाइसी का नियम इसी से संबंधी है। फिर विधि द्वारा स्थापित और विधि की उचित प्रक्रिया में अंतर। तो विधि द्वारा स्थापित विधायिका या संबंधित निकाय द्वारा विधिवत अधिनियम
किया गया कानून वैध है यदि इसे स्थापित करने की प्रक्रिया का सही ढंग से पालन किया गया है, इरादे का आकलन नहीं किया जाता। और विधि की उचित प्रक्रिया में जांचती है कि क्या कोई कानून निष्पक्ष है और मनमाना नहीं है। फिर विधि के द्वारा स्थापित संकीर्ण है और ये व्यापक है। ये जापान से संविधान से प्रेरित है और ये यूएस के से। ये अनुच्छेद 21 में वर्णित है विधि द्वारा स्थापित, और विधि की उचित प्रक्रिया अनुच्छेद में वर्णित नहीं है। मेनका गांधी केस से आई है। फिर भारत संविधान की उद्देशिका में उल्लेख, ये तो हटाते हैं, अब आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख कीजिए। तो निर्वाचित सांसद, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यूटी में जैसे दिल्ली, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगर कोई विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं ले सकती। अगर कोई विधानसभा भंग है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकती। फिर भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के उल्लेखित योग्यताओं को रेखांकित कीजिए। तो भारत का नागरिक 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने का योग्यता रखता हो, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। फिर अगला है, राष्ट्रपति की पद रिक्तता की स्थिति बताइए। 5 वर्ष की अवधि समाप्ति पर, उसकी मृत्यु होने पर, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, पद त्याग से, यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अपात्र हो गया, या फिर निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 111 में वर्णित राष्ट्रपति की शक्ति पर टिप्पणी कीजिए। तो अनुच्छेद 111 में संसद द्वारा पारित विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की विधायी शक्ति का वर्णन करता है। इसके तहत राष्ट्रपति विधेयक को सहमति दे सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, निलंबनकारी वीटो या कोई निर्णय ले सकता है, जैसे कि पॉकेट वीटो। नहीं, कोई निर्णय नहीं लेता, जो कि पॉकेट वीटो। फिर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति अधिकारों को स्पष्ट कीजिए। तो राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को यह राज्य के राज्यपाल से मिले प्रतिवेदन या अन्यथा विश्वास हो जाए कि राज्य में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिससे राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है और राज्य स्थिति सामान्य बोलचाल में राष्ट्रपति शासन कहलाती है। इस कार्रवाई में राज्य शासन की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है। घोषणा लागू रहने की अवधि में राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की शक्तियों का संसद द्वारा उपयोग करता है। फिर राष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के आधार। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का आधार केवल संविधान का अतिक्रमण होगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 56(2) में उल्लिखित है। पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग अनुच्छेद 61 में वर्णित है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद से केवल 2000 पे हटाया जा सकता है, अक्षमता और सिद्ध कदाचार। फिर अनुच्छेद 352 356 मध्य सेतु की तरह कार्य करता है। तो 355 की भूमिका स्पष्ट करें। अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह तथा युद्ध के आधार पर आपातकाल की घोषणा वही। अनुच्छेद 356 राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में राज्य की रक्षा का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 355 दोनों ही दशा में आंतरिक एवं बाह्य आघातों से राज्य की सुरक्षा का कर्तव्य बताता है, अतः यह दोनों अनुच्छेदों के मध्य एक सेतु है। फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई जाती है। पद की शपथ कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करने की दिलाई जाती है। वही गोपनीयता की शपथ का तात्पर्य मंत्रिमंडल का प्रत्येक व्यक्ति उसके निर्णय को गुप्त रखेगा। अनुच्छेद 75 के प्रावधानों पर टिप्पणी कीजिए। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध का प्रावधान करता है। 75 एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, अन्य नियुक्तियों की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसी में प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या लोक संख्या की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। फिर 25(2) मंत्री राष्ट्रपति के पर्याप्त प्रतिशत पद पर धारण करेंगे। 25(3) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 25(4) राष्ट्रपति मंत्री को तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलवाएगा। 25(5) मंत्री यदि 6 माह तक संसद की सदस्यता न अर्जित करे तो पद समाप्त हो जाएगा। और 25(6)
मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुरूप होंगे जैसे संसद अवधारित करे। फिर मंत्रिमंडल व्यवस्था में किचन कैबिनेट से क्या तात्पर्य है? किचन कैबिनेट से आशय अंतरिम मंत्रिमंडल से है, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य कम से कम जिसमें वरिष्ठ सदस्य कम से कम होते हैं, परंतु शासन की सारी महत्वपूर्ण नीतियां यही कैबिनेट तय करती है। फिर छाया मंत्रिमंडल सरकारी नीतियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित विपक्षी दल का मंत्रिमंडल। फिर स्थगन प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं? तो अवलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर 50 सदस्यों के समर्थन से केवल लोकसभा में किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। इस पर 2.5 घंटे से कम चर्चा नहीं होती। विशेषता है अप्रस्तावित एक विषय से संबंधित हो, तथ्यात्मक व स्पष्ट हो, लोक महत्व का हो, तत्काल चर्चा आवश्यक हो। फिर गणपूर्ति का अभिप्राय क्या है? तो अनुच्छेद 100 गणपूर्ति अथवा कोरम संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदनों की कार्यवाही को वैधानिकता प्राप्त होती है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी सहित सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है। फिर धन विधेयक विधेयक पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 109 में वर्णित है, यह एक विशेष प्रकार का वित्त विधेयक है जिसमें लोकसभा को विशेष अधिकार होते हैं क्योंकि यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती हैं। ना ही इस पर संयुक्त बैठक हो सकती है। धन विधेयक मुख्यतः संचित निधि से धन विनियोग हेतु प्रयोग किया जाता है। फिर अविश्वास प्रस्ताव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो प्रक्रिया लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली नियम 198 1 198 5। फिर प्रस्तुत केवल लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से कम 50 सदस्यों के अनुमोदन से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के लिए विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने के 10 दिन में चर्चा करवानी होती है। प्रस्ताव पारित होने पर परिषद को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अब तक यह लोकसभा में 28 बार लाया जा चुका है। पर लोकसभा सदस्यों के दल बदल संबंधी मामलों में लोकसभा अध्यक्ष की शक्ति का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। लोकसभा सदस्यों के दल बदल संबंधी मामलों में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। 10वीं अनुसूची अर्थात दल बदल विरोधी कानून के तहत लोकसभा अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि किसी संसद के संबंध में दल बदल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निरर्थता के प्रश्न पर फैसला करेगा। हालांकि क्योतो उल्लंघन बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया गया, इस निर्णय को पुनरावलोकन किया जा सकता है। फिर प्राक्कलन समिति का संक्षिप्त परिचय। तो इस समिति का प्रथम गठन 1950 में पहले मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर। इसमें मूल रूप से 25 सदस्य थे, किंतु वर्ष 1956 से सदस्य संख्या 30 कर दी गई। इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है तथा कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता। सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इसके अध्यक्ष का चयन समिति सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। इस समिति का प्रमुख कार्य बजट में सम्मिलित प्राक्कलनों की जांच करना तथा सार्वजनिक व्यय में किफायत के लिए सुझाव देना है। लोकसभा में आचार समिति क्या है? तो तदर्थ या फिर एडोक समिति। इस समिति में 15 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। यह समिति आचार संहिता के निर्माण के साथ सदस्यों के नैतिक और सदाचार संबंधी व्यवहार की निगरानी तथा इस संबंध में की गई हर शिकायत की जांच करती है। यह समिति टीएमसी सांसद मोइना मित्रा के केस के कारण चर्चा में रही। फिर संसद में कार्य संचालन में प्रयुक्त होने वाली भाषा संबंधी प्रावधान। तो अनुच्छेद 120 के तहत संसद में कार्य संचालन की भाषा हिंदी व अंग्रेजी है, किंतु कोई सदस्य हिंदी या अंग्रेजी में अपनी बात अभिव्यक्त नहीं कर पाता तो पीठासीन अधिकारी से अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति ले सकता है। संसदीय व्यवस्था में व्हिप का बोर्ड क्यों जारी किया जाता है? संसदीय व्यवस्था में इस शब्द का प्रयोग राजनीतिक दलों द्वारा अनुशासन बनाए रखने के लिए किया जाता है। जब किसी विधान मंडल में मत भिजवाने की नौबत आती है तो सचेतक अपने दल के सभी सदस्यों को व्हिप जारी करता है और उक्त तिथि को दल के सभी मतदान के समय सदन में उपस्थित रहें। फिर किन आधारों पर अध्यादेश समाप्त हो सकता है? अगर राष्ट्रपति उसे वापस ले ले, संसद द्वारा उन्हें पूर्ण समन्वित होने की समाप्त के सप्ताह में स्वीकृति न दे दे, अगर वह मूल ढांचे और मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है तो न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है।
राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति के निर्वाचन अंतर। तो निर्वाचक मंडल निर्वाचित सदस्य होते हैं दोनों सदनों के। उपराष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत हो सकते हैं। फिर राष्ट्रपति आता है वापिस, तो उसमें राज्य विधानसभाएं भी निर्वाचक मंडल में है। उपराष्ट्रपति में राज्यों का योगदान नहीं। राष्ट्रपति में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं और उपराष्ट्रपति में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। फिर राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। फिर सदन के बारे में मंत्री और महान्यायवादियों के अधिकार क्या हैं? तो आर्टिकल 88 में प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी किसी भी सदनों के किसी भी संयुक्त बैठक, संसद की किसी भी समिति और जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है कि कार्यवाही में बोलने तथा अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा, पर मत देने का अधिकार नहीं होगा। संसदीय प्रणाली से क्या समझते हैं? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुख्य राष्ट्रपति, राज्य का मुख्य सरकार का मुख्य प्रधानमंत्री अलग अलग व्यक्ति होते हैं। संसद के सदस्यों में वर्णित योग्यताओं का उल्लेख करें तो वह लाभ का कोई पद धारण करता है उसे विकृत चित घोषित कर दिया जाता है, दिवालिया घोषित कर दिया गया है, वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है यदि वह संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अयोग्य है। संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? यदि कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित निडरता से ग्रस्त हो गया या नहीं तो राष्ट्रपति को विनिश्चित के लिए निर्देशित किया जाएगा। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। फिर व्हाट इज शून्य काल क्या है? तो संसदीय प्रणाली में भारत की देन है। इस समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है और राज्यसभा में ये 11 से 12 होता है। पूर्व सूचना के अविलंबनीय लोक महत्व के प्रश्न उठाने की प्रथा विकसित हुई और शून्य काल के समय उठाने वाले प्रश्नों पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं सदस्य। राज्य आर्टिकल अनुच्छेद 200 क्या है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 किसी राज्य की विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को रेखांकित करता है। जो सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है, राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्विचार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकता है। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना बताइए। एक अध्यक्ष, 2 अन्य सदस्य। संशोधन 2019 के संशोधन के बाद से। फिर इसका अध्यक्ष न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश 2019 के संशोधन से होता है। फिर अध्यक्ष एवं सदस्यों में से कोई एक महिला होना आवश्यक है। फिर राजस्थान लोक सेवा अधिनियम 2011 के बारे में बताइए। तो लोक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर आम जन तक सुगमता से मुहैया कराने तथा सेवाओं की समयबद्ध रूप से जनता तक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु भ्रष्ट लोक सेवक और सेवा प्रदान करने में देरी करने वाले लोक सेवकों को दंडित करने के उद्देश्य से अधिनियमित लागू 14 नवंबर 2011। इसके तहत 28 विभागों की 308 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। फिर भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री के पद ग्रहण से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। संविधान अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यह राज्यपाल तीसरी अनुसूची में उल्लिखित प्रारूप के अनुसार पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लेता है। फिर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताइए। तो राज्य चुनाव आयोग संगठन राजस्थान का गठन 1994 भारत संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया। SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन एक एकलीय सदस्य आयोग है। इसका नेतृत्व राज्य चुनाव आयुक्त करते हैं। आयोग मतदाता सूची तैयार करने, पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगरीय निकाय के चुनाव कराकर अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करता है। फिर 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची में उल्लिखित उन 4 विषयों का नाम लिखिए। किन्हीं 4 विषयों का? तो भूमि विकास, लघु वन उपज,
मत्स्य उद्योग, पेयजल और फिर ग्रामीण अवसान, पुस्तकालय, बाजार एवं मिलें, बाल एवं महिला एवं बाल विकास, परिवार कल्याण, परिवार उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और ग्राम उद्योग। फिर मानवाधिकार आयोग की संरचना, तो एक अध्यक्ष, दो अन्य अध्यक्ष और एक उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश। अध्यक्ष व सदस्यों में कोई एक महिला। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा सीधे प्रेषित करने के आधार बताइए। तो असमर्थता, यदि लाभ के पद पे ग्रहण हो, फिर मानसिक विकृति हो, दिवालीपन हो, भ्रष्टाचार के आरोप हो। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों का उल्लेख करें। राज्यपाल का यह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाए। राज्य विधानमंडल में वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से लाया जा सकता। राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायती एवं नगर पालिका की वित्तीय समीक्षा के हेतु वित्त आयोग गठित कर सकता है। फिर स्वायत्तता के लिए प्रावधान निर्वाचन आयोग के लिए, तो राज्य का चुनाव आयोग एक संवैधानिक आयोग है। 243 के 243 जेड के पारदर्शी व निष्पक्ष नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, कार्यकाल का स्थायित्व 5 या 65, जटिल प्रक्रिया हटाने की महाभियोग जैसी अनुच्छेद 124(4) के तहत, वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पे, और नियुक्ति के पश्चात अलाभकारी परिवर्तनों पर रोक, उसी राज्य में पुनर्नियुक्ति पर रोक, निर्वाचन आयुक्त व मुख्य सचिव के संबंध दर्ज है। फिर है 163, राज्यपाल की संविधान द्वारा प्रदत्त स्वविवेकीय शक्तियों को समझाइए। तो 163, मामलों को छोड़कर जिनमें राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, राज्यपाल सदा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल का अपने विवेक के अनुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। फिर 164, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, राज्यपाल। फिर 200, राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित करना। 356, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश पड़ोसी केंद्र शासित राज्य के प्रशासक के रूप में कार्य करते समय फिर राज्य के विधान परिषद व प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करना। राज्यपाल के विशेष अधिकारों पर लघु लेख, तो राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष अधिकार प्राप्त हैं। पद पर रहने के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मामलों की सूचना राज्यपाल को 2 माह पूर्व देनी होगी। राज्यपाल के पद पर रहने के दौरान न्यायालय राज्यपाल की गिरफ्तारी के आदेश नहीं दे सकता। राज्यपाल अपने कार्य हेतु न्यायालय के प्रति जिम्मेदार नहीं है।